हेलो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करके, वैसे पेपर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेगी वीडियो। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है 11 12th के या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस हिसाब से वीडियो में चीज़ों को बताऊंगा कि आप लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन बेसिकली ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोग देखेंगे और भी यूनिट्स और भी टॉपिक्स और भी क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में सबसे पहले तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट, तभी मैं इसको बता भी रहा हूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे बेटा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस पे अगर हम लोग डेफिनेशन से भी देखना चाहें तो ये क्या होता है, यहाँ पर कोई इंटर मिक्सिंग हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाते हैं बोल रहे एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी किसी एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी अलग अलग एनर्जीज के, अलग अलग शेप के, उनमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो मिक्सिंग करने के बाद क्या बना देते हैं बोल रहे हैं, न्यू ऑर्बिटल्स बना देंगे। उनका क्या होगा, अलग अलग उनकी क्या होगी, एनर्जीज फिर अलग हो जाएंगी। किससे अलग हो जाएंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पहले मिक्सिंग कर रहे हैं उनसे अलग हो जाएगी। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी जो एनर्जीज होगी वो इक्वल होगी, मतलब बराबर होगी। पहले उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक की अलग दूसरे की अलग थी, फिर उन्होंने मिक्स करा तो जो नए ऑर्बिटल्स बने उनकी इक्वल एनर्जीज में उनकी ऑर्बिटल्स बने बोल रहे हैं, और उनका शेप क्या होगा, आइडेंटिकल शेप एक जैसा होगा। तो यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे और एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करेगा। फिर नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम लोग क्या भी बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर को देखना, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब देखना हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, वही ऑर्बिटल्स, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगे जिनकी एनर्जीज लगभग लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी जाके मिक्सिंग करेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, इसको कॉपी में नोट भी करते रहना, वीडियो को पॉज करके या लास्ट में देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। तो देखो भाई क्या हो जाता है, इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए लगभग लगभग, मतलब कि ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम एटम के या सेम आयन के होने चाहिए वो एटॉमिक ऑर्बिटल, तभी मिक्सिंग होगी। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर एक रूल बोल सकते हैं। और क्या होता है हमारा, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे किसके बाद, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बराबर नंबर में होने चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर कुछ बाकी के और रूल हम हाइब्रिडाइजेशन के। फिर क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर को, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हाफ फील्ड से समझ रहे हो, मतलब कि हमारा जो ऑर्बिटल्स है अगर उसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन उसमें हाफली फील्ड है, मतलब फुली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है, तो जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड वाले हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाए। ऐसा बोल रहे कि अगर कंप्लीटली फील्ड है हमारे ऑर्बिटल्स तो तब भी वो अलग अलग एनर्जीज के हैं, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होना चाहिए, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि खाली ऑर्बिटल्स ही जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, भरे हुए भी जा सकते हैं बोल रहे। ठीक है, अब देखना हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। जो एटम्स हमारे अकेले आइसोलेटेड होते हैं उनमें नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें टेक प्लेस नहीं करेगा, बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हमारे आइसोलेटेड एटम्स है, मतलब जैसे ऐसे समझ लो, एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, अकेला रखा हुआ है कहीं दूर पे को, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कब करेगा, हाइड्रोजन का एटम है या ऑक्सीजन का या कोई भी हमारे एटम्स है, वो हाइब्रिडाइजेशन कब करेंगे, जब उनको बॉन्ड बनाना होगा तब करेंगे। खाली वो खाली नहीं करेंगे, खाली अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, खाली में वो पागल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। ठीक है, ये भी पॉइंट हो जाएगा। वी कैन टेल द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल बाई नोइंग द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्या पड़ी है, क्यों इंपोर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। वैसे रूल भी हो जाएगा कि क्या है, हम लोग मॉलिक्यूल का शेप भी बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। और देखो, द बिगर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव पॉजिटिव साइन while the smaller lobe has अपोजिट साइड एज नेगेटिव साइन। जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब होंगे, लोब मतलब उसकी जैसे फूल में आप लोगों ने पंखुड़ियां देखी ना, वैसे ही हाइब्रिड जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें जो लोब होंगी बेटा, वो क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ी लोब होंगी, जैसे जिस ऐसे समझ लो जिस फूल की पंखुड़ी बड़ी होगी वैसे ही इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जिनकी लोब बड़ी होगी वो पॉजिटिव साइन की होगी, लेकिन जिसमें छोटा साइन, छोटे जो लोब होंगे उस पर नेगेटिव साइन या अपोजिट साइड में होगा उस पर नेगेटिव साइन होगा। जिसमें पॉजिटिव साइन होगा वो बड़ी लोब होगी और जिसमें नेगेटिव साइन होगा वो छोटी लोब होगी। ठीक है,
अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर आ गया तो नाम से ही पता चल रहा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन मतलब पता है हम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे, और एसपी मतलब जब एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल हमारा आपस में मिक्स करेंगे सेम मेन सेल के किसी भी एटम मतलब उसी एटम की होनी चाहिए, एस ऑर्बिटल भी उसी एटम का, पी ऑर्बिटल भी उसी एटम का होना चाहिए, किसी डिफरेंट एटम्स के नहीं। वो जब आपस में मिक्स करेंगे 1s और 1p मतलब कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स करेंगे और फिर नए इक्विवेलेंट एनर्जी के हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर को हो गई, मतलब कि एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई। फिर जो नए ऑर्बिटल्स हमारे बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और जो इसमें एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। और देखो नाम से ही पता चल रहा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो उसमें 50% एस करेक्टर होगा बोल रहे हैं, मतलब 50% तो एस का जैसा बिहेवियर दिखाएगा, 50% पी का जैसा दिखाएगा। तो देखो भाई ये है हमारा एस ऑर्बिटल, गोल टाइप का होता है थोड़ा दिखाने में, ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लेना बुक्स वगैरह में, गोल जैसा होगा, ठीक है। एस ऑर्बिटल कह देंगे, वो पी से मिक्स करेगा, ये देखो पंखुड़ी है ये, ठीक है, पंखुड़ी टाइप में लग रहा है। एस और पी ने जब आपस में मिक्स करा तो ये देखो दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पर को बन गए। फिर क्या हुआ, ये देखो इनकी यहाँ पर को क्या दिखा रखी है हमारी लार्ज लोब, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं, उनके बीच में क्या है 180 डिग्री का एंगल, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे बेटा, इसको एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। देखो बेसिकली हुआ क्या है, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए हैं, लेकिन फिर जब ये आपस में मिक्स करे होंगे, जब इन्होंने मिक्स करा होगा, ये छोटे छोटे वाले आपस में मिक्स होंगे, फिर ऐसे करके बड़ी सी है यहाँ पर को हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई, ठीक है। sp2 ऐसे sp है समझ लेना, एक ऐसे एक p है तो ऐसा बन जाता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होगी। अब देखो किस किस में हो सकता है, BeF2 में हो सकता है, देखो बेरिलियम बीच में हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन के एटम ऐसे, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, जैसे देखो हमारे पास क्या है पीसीएल ट्री है, तो पीसीएल ट्री में क्या है, देखो फॉस्फोरस बीच में 3 क्लोरीन उससे लगे हुए हैं, लेकिन इस पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वीडियो तो मैंने डाल रखी है मेरे उस पे, देख सकते हो आप लोग, नहीं तो अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे याद कर लो, याद करने से बढ़िया है कि निकालना सीख लो इनको। CH4 है तो क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑर्गेनिक में तो आसान होता है निकालना, ठीक है। जैसे देखो अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन से अटैच, कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे ऑर्गेनिक में, तो देखो सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एक कार्बन के साथ तो sp, इस तरीके से उसको कुछ निकाला जाता है, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा यहाँ पर को नहीं करने वाले हैं, वो देख लेंगे, आप लोग मेरी वीडियोस में देख सकते हो, अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देखना ही है तो, वरना इतना अभी खास जरूरत उसकी है नहीं, आप लोग देख सकते हो। अब देखो बेटा बॉन्ड लेंथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है बोल रहे हैं, एवरेज निकाल देंगे, जब हमारे पास कोई बॉन्डेड एटम्स है, कोई मॉलिक्यूल है उसमें दो बॉन्डेड एटम्स हैं, तो जो दो एटम्स हैं पहले एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस की दूरी का जब हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब कि ऐसे समझ लो जब दो एटम आपस में मिक्स करे, मतलब कि जब दो एटमों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो उनके बीच में जो बॉन्ड बना उसका जब एवरेज निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड लेंथ, मतलब कि बॉन्ड की दूरी। ऐसे ही समझ जा रहे हैं हम तो नाम से, ठीक है, ज्यादा क्या देखना है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है, मीटर पिकोमीटर, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम हमारा 10⁻⁻10 के बराबर होता है। देखो अब ये याद करने वाली चीजें, ये तो क्या ही बताएं, ठीक है। CH बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 106 से 112 के बराबर, ठीक है, और CC बॉन्ड लेंथ हमारी होती है 120 से 154 के बराबर, और C फिर इस टाइप के, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ घट रहा है, देखो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो 154 के आसपास, डबल बॉन्ड है तो 133 के आसपास, ट्रिपल बॉन्ड है तो 120 के आसपास घट रहा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को दिखाने का तरीका देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसे समझ लो, ये दूसरा एटॉमिक एटम है, ठीक है, ऐसे समझ लो। उनके बीच में जब न्यूक्लियस की दूरी देख रहे हो आप लोग, ये इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी, उसका जब R1 + R2 कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। इसका एवरेज करेंगे वैसे बेसिकली डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब इसने ऐसे करके लिखा है, ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा कि ये गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज में तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को प्लस करके डिवाइड बाय कितने नंबर है उनसे डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके। बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड के बीच की दूरी समझ लो ना, दो एटम है बीच में बॉन्ड बनाया तो उसकी दूरी, बस इतना आसान तो है, यही तो लिखना है, ठीक है, और क्या होगा इससे आसान। अब देखो भाई अब क्या होता है हमारे पास लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हम लोग को देखना है, तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, इस पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रेजोनेंस ऑफ C6H6। अब रेजोनेंस इन C6H6 से मतलब बेंजीन है भाई, ये बेंजीन, C6H6 से बेंजीन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होंगे, पहला कार्बन इधर, दूसरा इधर, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे समझो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। और 6 के 6 कार्बनों से डबल बॉन्ड है अल्टरनेट फैशन पे,
एक डबल बॉन्ड फिर जगह छोड़ के, एक डबल बॉन्ड फिर जगह छोड़ के, एक डबल बॉन्ड, गलत बना रखे भाई ये, ठीक है। ऐसे करके ये वाला सही है, ठीक है। तो देखो C6, अब इस पे रेजोनेंस कैसे दिखाने, देखो बॉन्ड तोड़ोगे, नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा, जहां पर कोई एरो है। अब फिर और बॉन्ड तोड़ोगे, नेगेटिव साइन ऐसे एक एक जगह छोड़ के भेज दो नेगेटिव साइन, पहले इधर था यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, फिर नेगेटिव साइन इधर, ठीक है। एक जगह छोड़ी ना, ये इधर की जगह छोड़ी थी, इधर भेजा नेगेटिव सा। अब देखो इधर इधर वाली जगह छोड़ोगे, इधर भेज दोगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये वाली जगह छोड़ोगे, इधर भेज दोगे, ठीक है। तो देखो पहले कहाँ था नेगेटिव चार्ज, पहले सबसे पहले इधर लाए, जरूरी नहीं आप इधर ही लाओ, इस तरफ से भी शुरू कर सकते हो। पहले नेगेटिव चार्ज इधर लाए, फिर एक जगह ये वाली जगह छोड़ के इधर ले जाओगे नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाली जगह छोड़ के इधर, ठीक है। पहले नेगेटिव चार्ज इधर है, अब ये वाली जगह छोड़ के इधर, एक एक जगह छोड़ते जाने, फिर नेगेटिव चार्ज ये वाली जगह छोड़ के इधर, फिर ये वाली जगह छोड़ के दोबारा से उधर। तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, बस आसानी से दिखा देने। दोबारा से देख लो भाई, क्या है, C6H6 है, नेगेटिव चार्ज पहले इधर, फिर ये वाली जगह छोड़ के इधर, एक एक बॉन्ड, एक एक कार्बन को छोड़ना है। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जगह छोड़ के इधर, फिर इधर जगह छोड़ के इधर, फिर इधर जगह छोड़ के दोबारा से उधर। देखो भाई यहाँ जगह छूटी तो इधर आया, अब यहाँ जगह छूटेगी तो इधर जाएगा, फिर दोबारा से वैसा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया रेजोनेंस इन C6H। फिर दोबारा से दिखा रहे, एक और दोबारा से देख लेना है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए बेटा, इस पे क्या ही बताएं हम लोग। अब देखो रेजोनेंस है हमारा ये, हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं ना, तभी ये चीजें बता रहा हूँ। अपने सिलेबस में देखना भाई, अगर सिलेबस है पढ़ा हुआ तुम्हारे पास तो। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस में क्या होगा बेसिकली, ये हमारा क्या होता है, इट इज गिवन बाय जो भी है साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ, ये जो ऊपर हुआ है रेजोनेंस ही तो है, ये रेजोनेंस ही तो है। बॉन्ड जो खिसका है ना, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड टूटा है फिर खिसका है, फिर बॉन्ड टूटा है फिर खिसका है, ये रेजोनेंस ही तो है बेंजीन में। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है रेजोनेंस, जो जो रेजोनेंस दिखाते हैं। तो देखो रेजोनेंस किस किस में होता है, जैसे देखो इट, सबसे पहले रेजोनेंस को ओजोन मॉलिक्यूल में दिखाया गया। उसको देखो जैसे कैसे करके दिखाया गया, ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसे करके दिखा रखे, ओजोन, ओजोन मतलब इस पे 3 ऑक्सीजन एटम होंगे। फिर देखो ओजोन में देख के हम लोगों को क्या पता चल रहा है, बोल रहे हैं उस पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, दूसरा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, बॉन्ड लेंथ अभी अभी पढ़ा है, डबल बॉन्ड के लिए होती है 121, सिंगल बॉन्ड के लिए होती है 148, ठीक है। इतना समझ में आया, हम लोग को साफ पता चल रहा है ओजोन में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब स्टडी करा गया एक्सपेरिमेंटली, ऐसा पाया गया, बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ की जो दूरी है वो 128 पिकोमीटर है। तो ये क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड था 121, सिंगल बॉन्ड था 140 या 148, जैसा पता नहीं क्या लिखे है, 140 लग रहे हैं, ठीक है। तो 121 की वैल्यू आनी चाहिए थी एक सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए 121, और सिंगल बॉन्ड के लिए 148 या 140 जितना भी है, इतना आना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया बोल रहे, दिक्कत एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो 128 आ गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 121 और 140 के बीच आया ना, तो क्या हो गया है, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस हुआ, इसका मतलब ना तो उस पे सिंगल बॉन्ड है पूरी तरीके से, ना ही डबल बॉन्ड है, उसके बीच का कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो इससे क्या पता चलता है कि उसने एक किसी स्ट्रक्चर से, हम इसी स्ट्रक्चर से ये नहीं बोल सकते कि यही ओजोन का स्ट्रक्चर है, ओजोन का दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके तो तब जाके ओजोन के लिए 2 स्ट्रक्चर बताए गए बोल रहे हैं, तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसी और मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखो भाई, अब देखो ओजोन का एक मॉलिक्यूल ये तो पहले ही देखा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में क्या किया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया है। अब अगले मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड है ही नहीं, देखो ना डबल बॉन्ड है ही नहीं, बस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ठीक है। तो यही करना है बस आप लोगों को। तो अब देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं बोल रहे, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है घूमते हैं बोल रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, पाई बॉन्ड का घूमना ही रेजोनेंस है, ऐसे समझ लो। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं और क्या बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं। और फिर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब अपने मन से बताया गया है, अपने मन से बताई गई है कहानी है, ठीक है। ये ओरिजिनल मत मान लेना इसको कहीं। तो ये प्रॉपर्टीज बताते हैं, देखो ये एक ओजोन का मॉलिक्यूल, हम इससे कैसे कहते हैं यही ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो तीनों कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं ओजोन की, तो ये हमारा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। वी नो लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। सो आउट ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसके पास सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो या वो सबसे ज्यादा एक्चुअल स्ट्रक्चर के करीब होगा, ठीक है। इतना समझ लो, जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और वो सबसे ज्यादा ओरिजिनल स्ट्रक्चर के करीब होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस को क्या लिखा है, बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। इतना समझ जाओ। देखते हैं अब अगली चीज क्या हमारी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा,
is defined as resonance structure is defined as the difference between actual bond energies and energies of most stable resonance structure। क्या बोलते हैं, कह रहे एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी है, जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, और सबसे स्टेबल जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी है, उन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जब माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है और जो सबसे स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उनका जब एनर्जी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बोल रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर को चर्चा करेंगे। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की कम होती है। हमने अभी अभी देखा कि एनर्जी जितनी कम उतनी ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है, उतना ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड होगा, द एनर्जी ऑफ एनी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस के कुछ करेक्टर, जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के देखे रेजोनेंस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, और ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, इससे कुछ दिल नहीं लगाने, वास्ता नहीं है, ऐसा कुछ एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है कुछ, और क्या है, हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, मतलब जिसकी सबसे कम एनर्जी वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, बोल रहे हैं ग्रेट, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर या जितने ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और रेजोनेंस क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये मैंने बताई दिया, रियल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगली चीज क्या हमारे पास यहाँ पर को, देखो भाई ये क्वांटम नंबर अभी नहीं है, ये अगले पेपर की चीज है, इसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई एरोमेटिसिटी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये मैं सिलेबस देख के बता रहा हूँ यहाँ पर को, वही चीजें बता रहा हूँ। तो हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक जो जो कंपाउंड होंगे, जो जो यौगिक हमारे क्या होंगे, जो जो मॉलिक्यूल्स, जो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कब होंगे, जब वो हकल रूल को फॉलो करेंगे। और हकल रूल के लिए क्या क्या है हमारे, कुछ उसके लिए चार अलग अलग शर्तें हैं। ठीक है, चार अलग अलग नियम दिए गए हैं, वो जब पूरी करेगा तब जाके वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हकल ने क्या करा, अपने रूल दिए, बोल रहे उसके रूल देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मतलब क्लोज्ड एक तरीके से बोल सकते हैं। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब कि एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, उसको प्लेन में होना चाहिए, प्लेन से नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, जैसे रेजोनेंस में घूम रहे थे ना पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। और कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए। 4n+2 रूल कैसे, 4n+2 बराबर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं ना, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे तुम लोग घूमते हो, 4n+2 के किसके बराबर आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जहां n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, 0 हो सकती है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब किसी एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई, अगर कोई जितनी भी जो ये ऊपर की चार शर्तें हम लोगों ने देखी, वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, उसमें 4n+2 किसके बराबर होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर, n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर कोई स्पीसीज हमारी ये हकल्स रूल को फॉलो करेगी तभी वो एरोमेटिक है, वरना वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगी। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, अब हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं कर रहे इन एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर को प्लेनर स्ट्रक्चर है, पहले वाले को देखो साइक्लिक है, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी है, कर रहा होगा रेजोनेंस जो भी है वो दिखा रहा होगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन दिखा रहा होगा। अब 4n+2 रूल जब लगाएंगे, 4n+2 इक्वल टू 2, क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को 2 है, n की वैल्यू 0 कर रहे हैं, एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा केस देखो, देखो भाई नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6, 4n+2 इक्वल टू 6 सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 1 एरोमेटिक आ जाएगा। अब बेंजीन देखो भाई, 4n+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस पे, 4n इक्वल टू 4 सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 1 एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगला देखो आइसोप्रोपिलियम आयन, कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा एक तरीके से, यहाँ पर से भी एक लाइन होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिर इस पे डीलोकलाइज 2 2 4 2 6, 4n+2 लगाएंगे, कर रहे हैं फॉलो। ठीक है, हो जाएगा ये भी एरोमेटिक। और एग्जांपल देख लो, लास्ट देख लो, पाइरोल देख लो। ठीक है, 4n+2 बराबर 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इसमें 2 इसमें, तो n की वैल्यू 1 एरोमेटिक, 4n+2 लगाने। फ्यूरान देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 ऑक्सीजन के पास, तो कितने हो जाएंगे, n इक्वल टू 1। ठीक है, एरोमेटिक आ जाएगा। तो देखो भाई अब अगली चीज, ये हमारा एरोमेटिक हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी वाला हो जाएगा। अब अगली चीज देखते हैं, देखो भाई अब अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर बार आते हैं, अब इस बार भी देख लेते हैं आते नहीं आते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताओगे तो सही, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साफ सी बात है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशन है। देखो क्या होना चाहिए इसमें, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो, ठीक है, जिसको वाई से डिनोट कर सकते हो। और क्या होना चाहिए, एक
ऐसी जेड एच जो ये हमारे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन भी हमारा बॉन्डेड एटम होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ, जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उनके साथ, जिसको हम लोग जेड एच टाइप की बॉन्डिंग से दिखा सकते हैं। और जो ये वाई ग्रुप है जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, और जो ये हाइड्रोजन एटम के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा से सुन लो। सबसे पहले तो फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से एक के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। फिर जो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और जो ये दूसरा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, या हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया मान लो, फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये वाला ग्रुप जहां पर को हमारा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अकेला कहीं पे कोई है, तो वो आपस में क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, पास पास होनी चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग ऐसे डैश डैश लाइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जब ये सारी कंडीशन पॉसिबल होंगी तो क्या होगा बोल रहे, एक इंटरेक्शन आएगा बोल रहे, किस किस के बीच में, जेड एच क्या था हमारा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और जो वाई ग्रुप है, वाई कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये वाला ग्रुप है। जब ये एक दूसरे के आसपास आएंगे बोल रहे, तो क्या हो जाता है बोल रहे, इसके पॉजिटिव चार्ज और जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी हो सकता है उनमें से एक, उसके नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, कह रहे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर को देखना, ये ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहे हैं, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को जो फ्लोरीन है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इस फ्लोरीन के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को बॉन्डिंग दिखा दे रहे हैं। इस वाले से देखो अगर समझ में ना आए, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे यहाँ पर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे देखो अभी भी समझ में आया तो, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, ये वाटर का ये दूसरा कोई और मॉलिक्यूल है, वाटर नहीं है, ठीक है, एल्कोहल का है। तो इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बीच में डैश डैश से दिखाई, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिकुलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको इंट्रामोलिकुलर। इतना आसान है, देखो एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बेंजीन की जैसी रिंग बना देनी है, ऊपर से OH और यहाँ पर को फ्लोरीन दिखा देना है, इस हाइड्रोजन से इस फ्लोरीन की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देनी है, बस इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। अब देखो भाई अगली चीज क्या है, इंटरमोलिकुलर कब होती है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल या दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, लेकिन उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो भाई दो टाइप हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, HF था, इसके फ्लोरीन ने इसके हाइड्रोजन के साथ, ये एक एग्जाम्पल हो गया। H2O था, इसने क्या करा, इसके ऑक्सीजन ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना दिया, यहाँ पर को बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साफ नहीं दिख रहा है तभी मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देखो भाई जिन स्पीसीज जो जो हमारे कंपाउंड है, जो जो चीजें हैं, वो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे तो उनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे गलेंगे, और ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसके कंपेयर में, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे उनके उनके कंपैरिजन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन ये एक और चीज कह रहे हैं, हमने दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा किसके कंपेयर में, जो इंट्रामोलिकुलर दिखाएंगे। मतलब कि जो मॉलिक्यूल हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या दो से ज्यादा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, ये जो एक ही के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर को कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, ये एक ही के अंदर सब कुछ दिखा दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर को क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक ही के अंदर सब में दिखा दे रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, कह रहे हैं कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही निकल रहे मुंह से। देखो भाई अगली चीज है हमारे पास यहाँ पर को मॉलिक्यूलर स्टेट। तो मॉलिक्यूलर स्टेट में बेसिकली होता क्या है, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से मॉलिक्यूलर स्टेट भी बता सकते हैं। जैसे HF जो मॉलिक्यूल है हमारा, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। पॉलीमेरिक मतलब एक से ज्यादा उसकी यूनिट होती है, लेकिन जो दूसरे HX मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं दिखाते हैं बोल रहे। तो देखो HF में क्या होता है बोल रहे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी मदद से क्या होता है, HF मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ हेलोजन के कंपाउंड है, वो उनमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो तब जाके पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं है। तो HF में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, इंटरमोलिकुलर, वो भी ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो यही
अब देखो अगली चीज क्या है अब हमारे पास, ये देखो भाई, इसको थोड़ा मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट राइट, रोटेट राइट, रोटेट राइट। अब हुआ सही। सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से सॉल्युबिलिटी मतलब वो घुल सकता है, नहीं घुल सकता है पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो पानी में घुल जाता है बोल रहे हैं, लेकिन एल्केन जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ, तब जाके वो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जो और है एल्केन है या जो दूसरी चीजें वो पानी में, जैसे तेल हो गया, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, तब वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज हो जाएगी हमारी। अब देखो वंडरवॉल फोर्स, एक बार मैं इसको सिलेबस में भी, हाँ तो आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है बेसिकली, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा हमारे कमजोर अगर सेकेंडरी फोर्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा। अब वंडरवॉल फोर्स जो है वो सॉलिड के बीच में भी हो सकता है, लिक्विड के बीच में भी हो सकता है और गैस के बीच में भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन ये वंडरवॉल फोर्स की, वो सॉलिड स्टेट में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बोल रहे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, और सबसे कम किस में होता है, बोल रहे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब हमारे पास देखो भाई टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, किस किस टाइप के हमारे पास वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं। तो वंडरवॉल फोर्स क्या है बोल रहे हैं, बहुत ही कमजोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पाए जाते हैं। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ है। देखो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जैसे डाइपोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिख रहे हैं, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा दूसरे नेगेटिव को। तो ये देखो इनके बीच में क्या हो गया, पोल है ना, तो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन हो गया एक इस टाइप का। अब देखो अगला क्या है, एक हमारे पास क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक क्या है पोलर है, डाइपोलर है। तो नॉन पोलर में क्या है, इस टाइप का है। तो लेकिन ये डाइपोलर के साथ आके क्या हो जा रहा है, ये भी नॉन पोलर भी डाइपोलर होके इंड्यूस्ड होके फिर ये भी अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। देखो पहले गोल गोल था, लेकिन इसके साथ आके क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव उस तरफ चले जाएगा, तो इस तरीके का हुआ। फिर इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो ये देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या होता है, सबसे कमजोर फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, LONDON लंदन, जैसे अमेरिका वगैरह ये लंदन शहर का नाम है ना, तो वैसे ही। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, कह रहे हैं ये कौन सा फोर्स है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। इसको देखो पहले हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, दूसरा हमारे पास, इसको क्या करा हम लोगों ने, बाहर से कहीं इसको चार्ज प्रोवाइड कराया है बाहर की किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल बना। फिर दूसरा मॉलिक्यूल था उसको इसके पहले वाले को क्या करा, नॉन पोलर को इंड्यूस्ड डाइपोल बनाया, फिर दूसरा जो नॉन पोलर है उसको इंड्यूस्ड डाइपोल के पास लाए, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। तो ये जो बीच में इनके फोर्स लगा इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये थे हमारे पास वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप। अब थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो देखो अब इसको मैं यहाँ पर को थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। तो देखो भाई वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बोल रहे हैं सबसे कमजोर फोर्स होते हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इस पे होगा। इसका ऑर्डर बताएं तो अगर हम लोग किसमें कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड, फिर लंदन फोर्स सबसे कमजोर। तो देखो भाई जो वंडरवॉल फोर्स है, किसी भी हमारा कोई भी हमारा वंडरवॉल फोर्स है, वो सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ उसकी क्षमता भी बढ़ती है, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बोल रहे जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब देखो अगली चीज है फिजिकल स्टेट। हम लोग वंडरवॉल फोर्स की मदद से, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से हम लोग फिजिकल स्टेट बता रहे थे ना, लिक्विड होगा सॉलिड होगा ऐसे करके, वैसे इसकी मदद से भी हम लोग उसकी अवस्था बता सकते हैं कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो देखो एल्केन जो है हमारे, जिनके पास कम कार्बन एटम है, वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर में। लेकिन जो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे वो लिक्विड स्टेट में, जिसपे और ज्यादा होंगे वो सॉलिड स्टेट में। तो देखो भाई जिसमें कम कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये गैस है, बोल रहे CH4 मीथेन गैस। फिर धीरे धीरे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, C6H14 लिक्विड बन जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर को, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो भाई जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बोल रहे हैं, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ हमारा अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी आएगी। तो देखो भाई ये था हमारा सरफेस एरिया, पहले क्या है, ऐसे एच चेन है पूरी 5 कार्बन की, फिर क्या कर दिया 3 कार्बन की चेन, ऊपर से एक लगा दिया, नीचे से एक, फिर क्या कर दिया इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसमें क्या कर दिया पूरा क्या कर दिया यहाँ पर को
एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर को होगा क्या ना, पहले आप लोग ऐसे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, इस वाले को काट दो यहाँ पर को, इसको मैं थोड़ा एक बार आप लोग के लिए भी यहाँ पर को काट देता हूँ, देखो तो अभी मेरे को ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसको रहने दो, अभी इसको काट दिया मैंने, अब इसको मैं दोबारा से प्रीवियस कर देता हूँ, ठीक है। देखो पहला ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर ये वाला है, फिर इसके नीचे वाला है, ठीक है, फिर इसके नीचे वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से हटा देता हूँ। तो देखो भाई समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? ये देखो पहले ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो भाई यहाँ पर को क्या हो रहा है, पहले ये वाला स्ट्रक्चर लेने का, फिर ये वाला लेना है, एक कार्बन को हटा के यहाँ ब्रांच में लगा देना है, फिर लास्ट वाले में क्या कर देना है हम लोग को ऐसा। तो क्या हो जाता है बोल रहे हैं, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम हो रहा है ना, देखो पहले इतना एरिया घेर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ा एरिया कम हो जा रहा है क्योंकि एक ब्रांच में चले जा रहे हैं, फिर और छोटा हो जा रहा है मॉलिक्यूल, तो क्या हो जा रहा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो देखो CH4 का क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है बोल रहे हैं C4H10 से, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग अगली चीज है वॉलेटाइल नेचर। तो वॉलेटाइल नेचर भी हम लोग बता सकते हैं। तो क्या होता है बोले, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, वॉलेटाइल नेचर एल्कीन का क्या होगा, डिक्रीज होगा बोल रहे, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा बोल रहे हैं, यहाँ पर को हमारा उसकी भाप बनने की क्षमता भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। तो अब अगली चीज देखना यहाँ पर को क्या है, बेसिकली अगली चीज देखो यहाँ पर को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी काम का ही है। देखो क्या होता है इसमें, कितना अमाउंट ऑफ हमको एनर्जी चाहिए, कितनी अमाउंट में हम लोगों को एनर्जी चाहिए, 1 मोल क्वांटिटी ऑफ एक कोवलेंट बॉन्ड को, या जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो कोवलेंट स्पीसीज होती है उसमें एक से अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, मोर देन वन बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, जो कोवलेंट स्पीसीज हैं, और उनकी अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, अलग अलग वो कहाँ पर को बॉन्ड प्रेजेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। अब होती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सम ऑफ वेरियस सक्सेसिव, अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ते जा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर बॉन्ड को अगर तोड़ते जा रहे हैं तो उसको क्या कर देते हैं, अगर सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बन जाता है किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो भाई और क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑल द एटम्स ऑफ कोवलेंट। कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड तोड़ तोड़ के हम लोगों ने एटम बना दिए, मॉलिक्यूल से एटम बना दिए, तो जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी एनर्जी थी हमारी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाने की एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी देखो क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी होता है हमारा, अगर हम लोग मीन निकालेंगे, मीन मतलब उनको सबको जोड़ के उनका मीन निकालेंगे, तो क्या किसका मीन निकालेंगे, जो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएट कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उनका मीन निकालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, बॉन्ड एनर्जी बन जाएगा। जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वैल्यू सेम रहती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें बस 2 ही एटम होंगे, ठीक है। तो ये देखो बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पर को, हाइड्रोजन का देखो CH4 था पहले, एक हाइड्रोजन हटा, फिर CH3 था, एक हाइड्रोजन और हटा, फिर CH2 था, एक हाइड्रोजन और हटा, ये इस टाइप का बना, ठीक है। तो ये देखो भाई, अब अगली चीज देखो, फिर कार्बन ही कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है। अब देखो भाई, तो यहाँ पर को हमारा ABCD क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ABCD अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लेकिन सबको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड फिजन क्या होता है वो हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस इसके बाद में वीडियो को भी खत्म करता हूँ यहाँ पर का लास्ट हमारा टॉपिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड फिजन अलग अलग टाइप से हो सकता है, होमोलिटिकली और हेटेरोलिटिकली। तो होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन में क्या होता है, जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। जो बॉन्ड बने हमारा 2 इलेक्ट्रॉनों से, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और घर को चल देंगे, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये देखो बॉन्ड था, टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो फ्री रेडिकल बन गई, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है, उसको ऐसे हाफ एरो नोटेशन से दिखाते हैं, हाफ एरो, बॉन्ड इसकी तरफ टूट रहा है तो आधा इस एरो इसकी तरफ, आधा एरो इसकी तरफ, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, देख लेना इसको। और देखो ये किसकी प्रेजेंस में होते, कह रहे सनलाइट की, एच न्यू की प्रेजेंस में, या हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान टेम्परेचर चाहिए, और फ्री रेडिकल बनते हैं बोल रहे। फ्री रेडिकल मतलब ये देखो, ए के ऊपर डॉट, बी के ऊपर डॉट, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया, एक इसने अपना ले लिया, दोनों ने बॉन्ड तोड़ दिया, और फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन के बाद। और पॉसिबिलिटी ऑफ फिजन इज हायर इफ एटम हैव वेरी लो और
जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हमारा बॉन्ड डिफिजन कब होगा बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा या जीरो होगा, ठीक है। अब देखो हेट्रोलिटिकली बॉन्ड डिफिजन में क्या होता है, जब कोवलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल में, होमोलिटिकली में तो क्या हो रहा था, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, लेकिन हेट्रोलिटिक में क्या होगा, एक को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड डिवीजन। तो देखो जैसे बॉन्ड था तो एक पूरा एरो अपने साथ ले गया, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लग गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होते हैं, दूसरे वाले पे पॉजिटिव, तो एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। ये है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, फुल एरो दिखाते हैं, जैसे देखो फुल एरो दिख रहे हैं फुल, उसमें हाफ एरो दिखाते हैं, हाफ इसकी तरफ हाफ इसकी तरफ, और उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारा। अब देखो इसके थोड़े पॉइंट एक दो और देख लेते हैं, क्या है इस पे कैटायन और एनायन बनते हैं। और हेट्रोलिटिकली बॉन्ड डिफिजन क्या कब होता है, जब एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी आप लोग भी टॉपिक्स को पढ़ते रहें घर में, और ये टॉपिक्स तो मैं मेन जो है वो बताते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।